चैप्टर 13। सोनम के सामने इस वक्त अंगद जी खड़े थे जो अपनी गुस्से से लाल आंखों से उसे ही घूर रहे थे। आज पहली बार था कि उन्होंने अपनी बेटी पे हाथ उठाया था। शायद ये उनके ही ज्यादा लाड प्यार का नतीजा था जो सोनम इतना ज्यादा बिगड़ गई थी। डैड, आपने इन दो कौड़ी की लड़कियों के लिए मुझ पर हाथ उठाया? सोनम ने अपने आंसू पोंछते हुए अंगद जी से कहा। इससे पहले कि अंगद जी उसे कुछ कहते उस हॉल में किसी की गहरी आवाज सुनाई दी। तुम किन्हें दो कौड़ी की लड़कियां कह रही हो? थ्री सिस, पीछे से किसी की सर्द आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वहां खड़े लोगों ने पीछे मुड़कर उस ओर देखा जहां से आवाज आई थी। जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों पे खड़े वेदांत को देखा तो वो सब कांप गए, क्योंकि वेदांत अपनी ब्लड रेड आइज से सोनम को ही घूर रहा था। अपने भाई का इतना डरावना लुक देखकर सोनम तो डर से अंदर तक कांपने लगी। वेदांत सीढ़ियां उतरते हुए सोनम के पास आया और उससे अपनी कोल्ड वॉइस में पूछा, सो लियल सिस्टर, कैन यू टेल मी कि तुम्हें किसने बताया कि ये दोनों दो कौड़ी की है? अपने भाई का सवाल सुनकर तो सोनम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसके मुंह से कोई वर्ड ही नहीं निकल रहे थे। वो बस अपना सिर नीचे किए वेदांत के सामने खड़ी थी। आंसर मी डैम ईट, वेदांत जोर से गुर्राया। उसकी शेर के जैसी दहाड़ सुन ध्वनि फलक से चिपक गई। वहीं उसके गुस्से को जानते हुए किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे कुछ बोल सके, क्योंकि सब जानते थे कि वेदांत अपने छोटे से छोटे चीजों के लिए कितना पोसेसिव है। तो यहाँ तो सोनम ने सीधे सीधे उसकी वाइफ की ही इंसल्ट कर दी थी। तुम भूल रही हो लियल सिस, जिस चीज का नाम मेरे वजूद से जुड़ जाता है वो चीज खुद ब खुद बेशकीमती हो जाती है। तो आपने इस सो कॉल्ड एरोगेंस का रौब उन पर जमाओ जो तुम्हारे आगे पीछे घूमते हो। वेदांत ने ये बातें इतनी खतरनाक तरीके से कही थी कि सोनम के आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। सोनम, तुम बहू और ध्वनि को सॉरी बोलो और बात को यहीं खत्म कर दो, अंगद जी ने सोनम को सख्ती से कहा। जिसे सुन सोनम की हाथों की मुट्ठियां कस गई, लेकिन वो जानती थी कि इस पल उसका सॉरी कहना है सही रहेगा, वरना पता नहीं उसका भाई उसे क्या पनिशमेंट दे दे। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी, सोनम ने बड़ी मुश्किल से मजबूरी में फलक और ध्वनि से कहा और वहां से दौड़ते हुए अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद वेदांत भी मेंशन से बाहर चला गया। उसने जाने से पहले निहाल को बता दिया था कि वो सिंघानिया इंडस्ट्रीज जा रहा है, क्योंकि उसे राज का कॉल आया था कि फॉरेनर इन्वेस्टर अर्जेंटली उससे अभी मीटिंग करना चाहते हैं। निहाल भी उसके इन्फॉर्म करने का मतलब अच्छी तरह से समझ गया था। वहीं वेदांत के जाने के बाद अंगद जी ने फलक और ध्वनि से कहा, बेटा तुम दोनों सोनम की बात पर ध्यान मत देना, वो सिर्फ उम्र से बड़ी हो गई है, समझदारी जैसा कुछ नहीं है उसमें। हाँ बेटा, हमें माफ करना, ये सब हमारे ही लाड प्यार का नतीजा है, सुधा जी हाथ जोड़ते हुए कहा। तो फलक ने तुरंत ही उनके हाथों को पकड़ लिया। नहीं आंटी, आप क्यों माफी मांग रही है? हमने वैसे भी सोनम की बातों को माइंड नहीं किया, फलक ने कहा। तो ध्वनि ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ये सब छोड़िए माँ, मैं भाभी और ध्वनि को उनका बेडरूम दिखा देता हूँ ताकि वो दोनों थोड़ा आराम कर ले, करण ने कहा और फलक का हाथ पकड़ उससे बोला, चलिए भाभी। फिर पीछे मुड़कर ध्वनि से बोला, फॉलो मी क्यूटी पाई। उसकी इस हरकत पर सब घर वाले मुस्कुरा दिए, लेकिन ध्वनि के लिए करण के मुंह से क्यूटी पाई सुन निहाल के माथे पर बल पड़ गया। करण फलक को लिफ्ट से मेंशन के तीसरे फ्लोर पर लेकर आया। फलक ने देखा उस फ्लोर पर एक अलग ही लिविंग एरिया बना हुआ था। करण ने फलक को एक रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाभी वो भाई का स्टडी रूम है और ये भाई का बेडरूम। फलक ने देखा उस फ्लोर पे सिर्फ एक ही बेडरूम बना हुआ था। करण फलक को वेदांत के रूम के बाहर छोड़कर उससे बोला, भाभी शेर की इस गुफा के अंदर जाने की परमिशन किसी को नहीं है सिवाय आपके, तो आप अंदर अकेली ही जाइए। इतना बोल वो तुरंत वहां से चला गया।
इधर निहाल किसी तरह बहाना बनाकर ध्वनि को अकेले ही रूम दिखाने लेकर आया था। उसने जानबूझकर ध्वनि को अपने कमरे के बगल वाला रूम में ही रहने को दिया था। ध्वनि, ये तुम्हारा कमरा है, तुम अब से यहीं रहोगी। तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होगी तो तुम मुझे बुला लेना, ये बगल वाला कमरा मेरा ही है। निहाल ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा तो ध्वनि ने भी सिर हिला दिया। निहाल चाहता था कि ध्वनि उससे कोई बात करे, लेकिन वो तो अनजान लोगों के लिए एक इंट्रोवर्ट लड़की थी जिसे लोगों से घुलने मिलने में टाइम लगता था। अब धीरे धीरे निहाल भी उसके बिहेवियर को समझ चुका था। तुझे बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे निहाल, वो धोरे से बुदबुदाया। आपने कुछ कहा? ध्वनि ने मासूमियत से पूछा। नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, निहाल ने कहा और धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लेते हुए उस रूम से जाने लगा। लेकिन उसके इस एफर्ट का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ध्वनि ने उसे रोका नहीं। वो मन मार कर वहां से चला गया। ध्वनि ने नजरें घुमाकर अपने रूम को देखा, जो बहुत ही लग्जरियस बेडरूम था। ध्वनि अपने रूम को देखकर बहुत खुश ही गई। फिर अपने लाए हुए कपड़े को कबर्ड में जमाने लगी। चूंकि ध्वनि कोठे से भागते वक्त अपना सामान साथ लेकर भागी थी, इसलिए उसके पास पहनने के लिए कुछ कपड़े थे। बैंक गॉड मैं इन्हें अपने साथ लेकर आई, वरना मेरा क्या होता। चलोदी को भी उनके कपड़े देकर आ जाती हूँ, कम से कम उनके रात को पहनने के तो काम आ ही जाएंगे ये। बाकी कल मैं निहाल जी को बोल दूंगी कि मुझे शॉपिंग मार्केट छोड़ दे, ताकि मैं दी के लिए कुछ कपड़े ले सकूं, ध्वनि ने खुद से कहा और फ्रेश होने बाथरूम चली गई। वहीं दूसरी ओर वेदांत के कमरे में फलक जब इंटर हुई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो इस मेंशन के मास्टर बेडरूम में थी, जो कि किसी 7 स्टार होटल के रूम से कम नहीं था। वहां बीचों बीच एक स्क्वायर शेप का बेड मौजूद था, जिसके ठीक ऊपर वेदांत की एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी, जिसमें वेदांत एक शेर की जंजीर को पकड़े किसी किंग की तरह खड़ा था। उस फोटो में भी उसका ऑरा उतना ही खतरनाक और अट्रैक्टिव दिख रहा था। फलक तो अपनी ग्रे आईज को बड़ी बड़ी कर उस फोटो को ही घूरे जा रही थी। जितना ये दिखने में अट्रैक्टिव है, उतना ये डेविल खतरनाक भी है। पता नहीं फलक, तू किस शैतान के पिंजरे में फंस गई, फलक वेदांत के फोटो को घूरते हुए बोली, फिर अपना सर झटक कर अपने बेडरूम की बालकनी देखने के लिए चली गईं। थोड़ी देर बाद ध्वनि ने फलक को उसके कपड़े लाकर दे दिए थे। ध्वनि फलक का रूम देखना चाहती थी, लेकिन फलक ने उसे बाहर से ही भेज दिया। उसे अपने डेविल पति का कोई भरोसा नहीं था कि कब उसे कौन सी बात बुरी लग जाए। वो किसी तरह शांति से अपने शादी की इस 1 साल की डील को पूरा करना चाहती थी, ताकि वो जल्द से जल्द वीर चौधरी से अपना बदला ले सके। लेकिन उससे पहले उसे ध्वनि को स्टेबल करना था। रात का वक्त। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। शाम को हुए हंगामे की वजह से सुधा जी ने सबका डिनर उनके कमरे में ही भेजवा दिया था, इसलिए इस वक्त सभी अपने अपने कमरे में ही थे। फलक भी शॉवर लेके कपड़े चेंज कर बेड पर सो रही थी, क्योंकि आज का पूरा दिन उसके लिए थकान से भरा हुआ था, इसलिए उसे जल्दी ही नींद आ गई थी। करीब 3 घंटे बाद उस रूम का दरवाजा खुला और वेदांत कमरे में दाखिल हुआ। जब उसने फलक को अपने बेड पर उटपटांग तरीके से सोते हुए देखा तो उसकी तलवार सी शार्प भौहें आपस में सिकुड़ गई। उसे अपने बेड पर फलक का सोना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फलक को इतना फैलकर अपने बेड पर सोता देख उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई। हाउ डेयर यू स्लीप ऑन माई बेड बार्बी, वेदांत ने दांत पीसते हुए कहा। वहीं वेदांत के गुस्से से अनजान फलक इत्मीनान से सो रही थी। सोती हुई फलक को देख अचानक ही वेदांत के दिमाग में कुछ आया, जिसे सोच वो डेविल स्माइल करने लगा। यू डिजर्व पनिशमेंट फॉर दिस मिस्टेक बार्बी,
वेदांत ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा और उसने अपने कदम फलक की ओर बढ़ा दिए। अचानक उस रूम में फलक की एक चीख गूंज उठी।